हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू RS ओनली। और मैम प्रिडिक्ट कर लेंगे क्या अपन? पता है, हाँ, किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए कि वो कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा या क्या उसका स्वरूप होगा, उसके लिए आपको उसी इवेंट के पास्ट एपिसोड्स को देखना पड़ता है। अगर आपको एग्जाम का पैटर्न प्रिडिक्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो सिर्फ सिलेबस से काम नहीं चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो सिलेबस में लिखा है वही पूछेंगे, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सिलेबस को कवर करने लगेंगे तो बहुत बहुत सारा मटेरियल है। लेकिन इवेंट को प्रिडिक्ट करना है कि उस इवेंट में क्या अपन से पूछा जाएगा, इस एग्जाम में हमसे आखिर पूछा क्या जाएगा। तो हम देखेंगे कि पहले इस एग्जाम से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, राइट। तो वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे और उनकी मैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस दूंगी। सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो कितनी बार पूछा गया है, वो देखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सीक्वेंस ऑफ प्रिडिक्शन रहा है अपना, जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस या टॉपिक्स देखोगे अभी अपन, मैं बताती हूँ, उसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। ये पीपीटी आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो थोड़ा देखना कि किस टाइप से आते हैं क्वेश्चंस और अपन एग्जाम को प्रिडिक्ट करते हैं। ये नहीं कि क्या क्वेश्चन आएगा, ये भी नहीं कि किसी सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि रेंज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 12 से 15 इसमें से पूछे जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन वहां से आएंगे, 20 क्वेश्चन लगभग इसमें से आएंगे। वो नहीं, रेंज ऑफ क्वेश्चंस अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया इसके आसपास ही रहता है। 2023 का एग्जाम जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। उसके अलावा रेंज ऑफ क्वेश्चंस आसपास ही रहते हैं। हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कितनी बार आ चुका है, जिसके बेसिस पे वो अभी भी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, वो इंपॉर्टेंस रखता भी है या नहीं रखता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि पहले इस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। मैंने 2016 से स्टार्ट कराया है यहाँ पे, और 2016 से जो मैं स्टार्ट करी हूँ इसको नोटिस करना। क्वेश्चंस राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर और इन सब्जेक्ट्स में से, ट्रेडिशनल और हेरिटेज में से 2016 में 15 क्वेश्चंस, 2018 में 15 क्वेश्चंस, 21 में 16 क्वेश्चंस, 23 में 17 क्वेश्चंस और 24 में 15 क्वेश्चंस। इसलिए मैंने 23 का नाम अलग से लिया था। 23 में कुछ डिफरेंट ही हुई है रेंज, है ना, कुछ अलग ही हो गया 23 के रेंज में। बट देन अपन इतना देख सकते हैं कि 14 से 18 क्वेश्चंस का मार्कअप अपने पास में राजस्थान हिस्ट्री में रहता है। ओके, नाउ इंडियन हिस्ट्री 10 क्वेश्चंस 2016, 14 क्वेश्चंस 18, 10 क्वेश्चंस 21, 23 में बहुत ही कम हो गए, 8 ही क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। और 24 में फिर से 12 क्वेश्चंस हुए हैं। क्या रेंज है? 8-9 क्वेश्चन से लेकर 12 से 13 क्वेश्चंस तक की रेंज है, राइट। 14 क्वेश्चंस 2018 के अलग। नोटिस कर रहे हो? ये पैटर्न नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न को नोटिस करके ही हमें उन टॉपिक्स का पता चलेगा। ये जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही नहीं है, मैंने इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में किस क्वेश्चन में किस टॉपिक से क्या पूछा गया है वो भी नोटिस किया था, उसके भी नोट्स बनाए, इफ यू वांट टू सी माय नोट्स, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपन देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कैसे आता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, क्वेश्चंस 8, 6, 6, 11, 9। 2023 वाज डिफरेंट, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी 20 क्वेश्चंस 2016 में, फिर क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली एक बार कम हुए हैं, एक बार बढ़े हैं, एक बार कम हुए हैं, फिर से बढ़े हैं। टेक्निकली कम होने चाहिए, है ना, एग्जैक्टली। राजस्थान पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि थोड़ा सा डाइसी आता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी के लेवल पे रहता है, उसमें 10 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस और फिर 9 क्वेश्चंस। थोड़ा सा बढ़ने के ही चांसेस हैं, मैं मान के चल रही हूँ 10 से 12 क्वेश्चंस तो इस बार आएंगे। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस 13 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, अचानक से बहुत ज्यादा गिर गया है। 15 क्वेश्चंस, फिर वापस 13 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर रेंज स्टेब्लिश हो जाती है, लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस हमें देखने को इस साल भी मिल सकते हैं। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, सॉरी, 7, 9, 7, 9, 9। मैं तो मानती हूँ 7 ही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन हम 9 से 10 क्वेश्चंस की रेंज मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान 9 क्वेश्चंस, 10, 11, 12, 14, हो सकता है 15 क्वेश्चंस हो सकता है 10 ही क्वेश्चंस हो, ठीक है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंटली एग्जैक्टली सेम रहा है। राधा 2013 का जो मैंने पेपर निकाला था उसमें 23 क्वेश्चंस थे, इतना जरूर डिफरेंट हुआ था। 2013 में जरूर 23 क्वेश्चंस आए थे, बट 2016 से अपन कवर कर रहे हैं, सेम ही रहे हैं। और रीजनिंग 20-21 क्वेश्चंस रहे हैं। 2023 में डिफरेंट हो गया था थोड़ा सा, 23 क्वेश्चंस आए थे, राइट। यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस काउंट हो जाते हैं। मैं करंट अफेयर्स यहाँ पर अलग से नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है ना,
वो अपने आप में इतना वेग है कि मैं रेंज स्टेब्लिश कर भी लूंगी तो भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि बहुत कुछ करंट अफेयर्स आपके स्टैटिक सब्जेक्ट से आता है। बाकी फेमस पर्सनालिटीज हो गई, कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज़ थी उसमें कोई छोटा मोटा फैक्ट था वो पूछ लिया, ऐसे आते हैं। कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो गया, इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर कहीं पर कुछ नया इवेंट हो गया है, कहीं पर किसी ने कोई डील साइन कर ली है, उसका कुछ इंपैक्ट आया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि चेंज हो सकती हैं, तो करंट अफेयर्स अपन नहीं कंसिडर कर रहे। लेट्स गो सब्जेक्ट वाइज नाउ। फर्स्ट, राजस्थान हिस्ट्री। कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? 14 से 17 क्वेश्चंस अभी भी राजस्थान हिस्ट्री। और अपन ने भी पिछली स्लाइड पे देखा है, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं आपकी ट्रेडिशंस, कल्चर्स, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आरएस एग्जाम में। आपने कई बार सुना होगा कि भाई कोई बोल रहा है कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, ठीक है, मैं बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं कर रही हूँ कि साइंस इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी नहीं कह रही कि मैथ और रीजनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं क्वेश्चन कर रही हूँ उस चीज़ को। लेकिन राजस्थान हिस्ट्री अभी भी किंग मेकर की जगह पे है। क्यों? क्योंकि अगर राजस्थान का ही इतिहास नहीं जानोगे, जिसने सबसे ज़्यादा कल्चरल प्रेजर्वेशन अभी भी रखने की कोशिश की हुई है अक्रॉस स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो फिर आप कुछ खास पूछ नहीं रहे हो, राइट? राजस्थान का इतिहास आपके लिए ज़रूरी है। पर मैम इतना सारा है, कैसे याद होगा, कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर काम करेंगे अपन थोड़ा सा ना टॉपिक्स को देख के कि कौन सी सीक्वेंस में आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, प्री हिस्टोरिक और चालकोलिथिक साइट से। यहाँ पे कोई आपको कोई नया इंस्क्रिप्शन मिल गया, कोई नई साइट मिल गई, कोई पुरानी साइट भी है, वहाँ पर कोई नई चीज़, कोई पॉट्स एंड पैन्स मिल गए, कोई घोड़े के निशान मिल गए आपको, कोई आपने बहुत केव पेंटिंग कोई डिस्कवर कर ली, कब की बनी हुई है, कहाँ पे मिली है, किसने डिस्कवर करी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एंशिएंट साइट्स और इंस्क्रिप्शन से आ रहे हैं। एंशिएंट साइट्स आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हम जो आपका जो चालकोलिथिक पीरियड है वहाँ से स्टार्ट होता हुआ मानते हैं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट अशोका तक ले आओगे वहाँ तक मानेंगे। उसके बाद में आपका गुप्ता एज आता है, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पिलर एडिक्ट्स हैं, जो मेजर माइनर एडिक्ट्स हैं, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उस टाइम की कोई और एनी एंशिएंट, सिर्फ इंस्क्रिप्शंस ही नहीं, सिर्फ साइट्स ही नहीं, इसी टाइम का आपको कोई स्क्रिप्ट है, कुछ उसका कोई वर्ड नया हमने डिसाइफर कर लिया है, कोई साइंटिस्ट है उसने लैंग्वेज डिसाइफर कर ली है, कोई नई साइट मिल गई है किसी नए किंग से जुड़ी हुई, हमने कोई नई डायनेस्टी ढूंढ ली है, सो मेनी थिंग्स। और ये न्यूज़ में ना इतना सा पोर्शन रखती हैं, इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मीडिया वाले मजे लेते रहते हैं, सिर्फ उनके कुछ खास आता नहीं है, बट येस इस तरह के अनाउंसमेंट्स जो होते हैं, मैंने पहले आपको बताया हुआ है करंट अफेयर्स के क्या सोर्सेज हैं, वहाँ से आपको मिलेंगे। प्लीज़ पे अटेंशन कि क्या हो रहा है, ढंग की चीज़ों पे अटेंशन लगाओ थोड़ा सा अपना, ठीक है, वायरल न्यूज़ के ऊपर नहीं। मेजर डायनेस्टीज और उनके रूलर्स, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, सिसोदिया, राठौर, मारवाड़, बीकानेर, और अब ये जो चीज़ें हैं लिमिटेड टू राजस्थान है, पे अटेंशन, ये लिमिटेड टू राजस्थान की ही बात हो रही है, सब सब्जेक्ट्स में नहीं, पूरा इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, ओनली एंड ओनली राजस्थान, ओके। बैटल्स अलग से लिखा है मैंने, हर बार हर प्री एग्जाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस बैटल्स से आए हैं, पर वो 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग होंगे। बैटल का ईयर लिखा हुआ होगा एक तरफ कॉलम ए में, और कॉलम बी में किंग्स का नाम लिखा हुआ होगा, और आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन से बैटल में या कौन से ईयर में कौन से किंग ने पार्टिसिपेट किया था, लूज किया था, विन किया था, वो भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज़ वेरी डिस्प्यूटेबल, ठीक है ना। हिस्ट्री इज़ वेरी डिस्प्यूटेड, बहुत ज़्यादा वेग है, बहुत ज़्यादा ओपन टू डिस्कशन है, वो नहीं पूछते हैं। वो डायरेक्ट टू द पॉइंट बोलेंगे, भैया पार्टिसिपेंट बता दो, या फिर कहाँ हुआ था, या फिर किन किन किंगडम्स के बीच में हुआ था, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो इन बैटल्स को, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर बैटल्स का नाम दे देंगे, प्रॉपर नाम होता है ना, बैटल्स का नाम दे देंगे, ईयर दे देंगे, या फिर लोकेशन दे देंगे, या फिर किंग्स दे देंगे, या फिर डायनेस्टीज का नाम दे देंगे। देयर आर सो मेनी वेज जिस तरीके से वो क्वेश्चन को पूछते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो आंसर थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो पहुंचना, लेकिन क्वेश्चन आएगा। बैटल्स के ऊपर 2 क्वेश्चन हर बार आए हैं, एक बार 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, और 2024 में यानी कि 25 में जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। सो इट्स अप टू यू कैसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, मिडिवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम्स। मिडिवल एरा में जो किंग्स वगैरह थे उन्होंने कोई ज़मीन को डिवाइड करने का कोई नया उन्होंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, कोई नया कॉइन निकाल दिया। देयर आर सो मेनी वेज, किसी ने कोई अपनी आर्मी को नए तरीके से बटालियंस में या ग्रुप्स में डिवाइड करने का कोई नया तरीका बता दिया, कोई नई वेपनरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गई। सो मेनी वेज जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू मॉडल में दोनों में आते हैं, मिलिट्री में भी आता है।
पेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आ गए हैं, इंपॉर्टेंस टॉपिक्स की बराबर है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन 100% आया है। बहुत से टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री के जिसमें से कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ ही दो, इंपॉर्टेंस कम रखेंगे उसकी थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, प्रजामंडल और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे मत्स्य संघ से लेकर जो प्रेजेंट स्टेज ऑफ राजस्थान है जिसमें 7 स्टेजेस ऑफ इंटीग्रेशन है वो सारे आते हैं। नाम, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जुड़े, कब जुड़े, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है चैनल के ऊपर, गो वॉच दैट। मत्स्य संघ से लेकर प्रेजेंट डे राजस्थान तक हमारी जो राजस्थान की जो शक्ल है वो कैसी आई है, ओके, कैसे पॉसिबल हो पाया, हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं 1947 से लेके, वो सारा मैंने मेंशन किया है, उसको प्लीज पढ़ लो और ईयर्स जरूर याद कर लेना। ईयर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आया है, हमेशा आते हैं, है ना। 7 स्टेजेस हैं मत्स्य संघ से लेकर प्रेजेंट डे राजस्थान तक, ये पूरी सीक्वेंस, और हर संघ के टाइम कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड और डिलीट हुए हैं। ये बहुत क्वेश्चन, अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं जो बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है आर्किटेक्चर, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, फोक इंस्ट्रूमेंट्स, फोक डांसेस, ड्रामास, और इसी के साथ में फेयर्स एंड फेस्टिवल, सोशल कस्टम्स, अटायर्स, ऑर्नामेंट्स एंड लिटरेचर। ये पूरा का पूरा आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। मैम यहाँ तो आपने सब कुछ लिख दिया, आई नो, लेकिन एक एक क्वेश्चन हमेशा आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि बनी ठनी पेंटिंग की बात कर रहे हैं अपन, कहाँ की है बनी ठनी पेंटिंग, कहाँ की है, बताओ मुझे कमेंट्स में, ठीक है। ढूंढारी कौन से डिस्ट्रिक्ट में बोले जाने वाली लैंग्वेज है, बताओ मुझे कमेंट्स में, ठीक है। द लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम, लार्जेस्ट फ्रेस्कोज ऑफ द वर्ल्ड किस एरिया में है, किस जगह को बोला जाता है, बताओ मुझे कमेंट्स में। सो दीज आर द थिंग्स। और ये इतना मैम इतना इजी आता है कि जिसको आंसर आता है उसके लिए इजी है, जिसको आंसर नहीं आता है उसके लिए डिफिकल्ट है। फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जनरली इसको डिफिकल्ट बनाया जाता है जब आप A, B, C और D इन चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डालते जाओगे, तो आपको सारे फैक्ट्स का पता होना चाहिए करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट, सेंट्स, सेक्ट्स एंड फोक डेटीज, आपके लोक देवता वगैरह जो हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। एक क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स, 1 क्वेश्चन 100% फिक्स है, कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पे लोक देवताओं की, कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पे कुल देवियों के मंदिरों की, कोई कमी नहीं है। हिस्ट्री में किसी किंग ने किसी एक टेम्पल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, जैसे मेवाड़ में अगर अपन एकलिंग जी की बात करते हैं, राइट, अगर सीकर एरिया में अगर अपन जीन माता जी की बात करते हैं, नाथ द्वारा जी की बात करेंगे अगर अपन वहाँ पे, तो दीज आर काइंड्स ऑफ द टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस आपको उसी हिसाब से पढ़नी है। 1 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपने पास में इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डाइसी नहीं आती है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आप नोटिस करना, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से इजी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है और आप आरएस एग्जाम दे रहे हो तो आपका पूरा फोकस राजस्थान के ऊपर होता है, तो वहाँ से वो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली यहाँ से ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। एंशिएंट में से इंडस और वैदिक एरा से स्टार्ट करते हैं, प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक से स्टार्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं, कॉपर की खोज हुई थी, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल लो, इसको इंडस सिविलाइजेशन बोल लो, सिंधु सभ्यता जो क्या कहते हैं उसको, सरस्वती सभ्यता, राइट, कुछ भी बोल लो। 6th सेंचुरी BC के रिलीजन्स, आपके बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो भी आपके नए रिलीजन्स ने जो इंट्रोडक्शन हुआ था भक्ति मूवमेंट के टाइम, वो भी आ जाएंगे। सॉरी, भक्ति मूवमेंट तो बाद में है, 6th सेंचुरी BC है ये, हाँ, राइट। मौर्य, गुप्ता, चोला अचीवमेंट्स, यहाँ पर सिर्फ मैंने चोला लिखा है क्योंकि मैंने क्वेश्चंस चोला के ऊपर ही देखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि चेराज और पांड्यास को ना पढ़ो, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर। इंडिया का आर्ट एंड कल्चर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल मैथिली आर्ट है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, बताओ कॉमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ वगैरह ये जो होते हैं। वर्णाश्रम कौन कितने होते हैं अपने, जाति वर्ण सिस्टम से जानते हैं आज अपन, आज उसने जाति का रूप धारण कर लिया है, कास्ट का रूप धारण कर लिया है इन इंग्लिश अगर मैं बोलूँ तो, बट अदरवाइज हमारे पास में वर्ण सिस्टम था, है ना, ब्राह्मण से लेकर शूद्र। तो ये जो वर्ण सिस्टम की जो टेबल होती है, जो ट्राइंगुलर जो आपका स्ट्रक्चर है वो, नाउ वर्ण सिस्टम फ्लूइड हुआ करता था, है ना। वर्ण सिस्टम हमेशा से इतना रिजिड नहीं था कि आप किसी एक वर्ण को बिलोंग करते हैं तो आप किसी दूसरे वर्ण में शिफ्ट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं था। वर्ण सिस्टम वॉज वेरी फ्लूइड, आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता था, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता था कि समाज में आपकी क्या पोजीशन है, क्या आपका काम है, ठीक। और ये स्टेटस से भी रिलेट नहीं करता था। बट देन ऑब्वियस सी बात है, लाइक एवरीथिंग एल्स,
करप्शन इंस्यू हो जाता है, लालच आ जाता है, ह्यूमन नेचर है, तो हमने उस वर्ण सिस्टम को रिजिड बना दिया और जाति सिस्टम में आ गए। अब हमारे पास में एक ही वर्ण में हजारों लाखों जातियां हैं और उन जातियों में हमारे पास में गोत्र हैं, राइट। जब घर में सुना होगा कहीं शादी की बात होती है तो गोत्र चेक करवाते हैं। गोत्र क्या होता है? गोत्र वो लीनिएज होती है जो आपके एंशंट जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनसे आपकी चली आ रही है। ये गोत्र हम कहते हैं कि गोत्र को हटा के हम बाहर किसी में मैरिज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रोजनी होगी उसमें कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि सेम गोत्र के कपल्स में पाए जाते हैं, राइट। जो आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो बहुत वैरायटी होनी चाहिए। ये नॉलेज कहाँ से आ रही है? ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये हज़ारों साल की नॉलेज है और ये आई थी हमारे वर्णाश्रम के सिस्टम से बिल्कुल डेवलप होके। लेकिन लाइक आई सेड बिफोर, करप्शन हो जाता है, सोसाइटल करप्शन है, हम अब उसको बहुत टाइट जातियों में बन चुके हैं। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिडिवल पीरियड में सल्तनत से स्टार्ट करोगे, जब इस्लामिक इन्वेजन्स पहली बार होने लगे थे, बाबर ने पहली बार जीता था और बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक ये जो पूरी लाइन चली है, पहले सल्तनत थी, सल्तनत के बाद में मुगल्स आए और मुगल्स के बाद में ब्रिटिशर्स आए। ये पूरी लीनिएज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आजकल इनके बाप दादा कौन थे ये कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। इसके फादर का क्या नाम था, कब इनका रूल स्टार्ट हुआ, क्या इनकी कैपिटल थी, इतने इजी क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, अब नहीं आते हैं एटलीस्ट, लेकिन अभी भी कंपेरेटिवली इजी सिस्टम्स ही हैं। पहली बार सिल्वर जित्तल किसने इंट्रोड्यूस किया था? कॉइन जित्तल किसने इंट्रोड्यूस किया था, राइट? बताओ कमेंट्स में। देन वी हैव विजयनगर एम्पायर। मुगल्स के साथ में बहुत बड़े वहाँ पर वॉर्स हुए हैं। विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्पी हुआ करती थी, सबको पता है। यस, विजयनगर एम्पायर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। कौन इसके फाउंडर्स थे, कौन मेजर किंग्स थे, सब। देन मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, मुगल्स की मिलिट्री पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। मुगल्स का रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में राज किया था, तो इनका इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ज़मीन नापने का जो बीघाओं वाला जो कैलकुलेशन होता है वो मुगल से ही आया था। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन से किंग ने दिया था। एटलीस्ट अ टाइप जिसको हम आज अपने तरीके से अडॉप्ट कर चुके हैं, ठीक है। पट्टा सिस्टम जिसको बोलते हैं, पट्टा सिस्टम, दैट। देन वी हैव भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। ये दोनों हमेशा साथ में ही आएंगे, क्योंकि भक्ति मूवमेंट आया था इंडिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा सोसाइटल करप्शन होने लग गया था। और भक्ति मूवमेंट एक तरह से हिंदुइज्म की जो कोर हिंदू टेनेट्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था लोगों को, राइट। भक्ति मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? मुझे कमेंट्स में बताओ। मैम ऐसे कैसे क्वेश्चंस? तुम कमेंट्स लिखोगे, उससे मुझे पता चलेगा कि तुम सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो चीज़ों पे, और अगर बहुत बेसिक फैक्ट भी पता है ना तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। एनीवे, सो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, साउथ से स्टार्ट होते होते कश्मीर तक गया और कंट्री को रिलीजियसली यूनिफाई करने की कोशिश की गई। भक्ति मूवमेंट जब आया था तब कंट्री बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिवीजन से गुजर रहा था। जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो चुकी थी और हेटफुल हो चुकी थी, छुआछूत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लग गई थी, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट आया। नाउ सूफी मूवमेंट भी उसके जस्ट साथ में ही शुरू हो गया। भक्ति मूवमेंट की सक्सेस देखते देखते सूफी मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, जो कि सॉफ्ट इस्लाम की तरह होता है। क्या होता है कि इस्लामिक इन्वेजन्स सिर्फ और सिर्फ कमाई का तरीका नहीं था, अपने रिलीजन को इम्पोज करने का तरीका भी था ना। जिनको पसंद आया वो कन्वर्ट हो गए, जिनको पसंद नहीं आया वो कन्वर्ट नहीं हुए, उनके साथ में थोड़ी सी ज़बरदस्ती हुई। जो ज़बरदस्ती से भी कन्वर्ट नहीं हो रहे थे उनको इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहिए। वो कैसे करोगे? ज़बरदस्ती से करोगे क्या? नहीं, वहाँ पर एंट्री हो गई थी सूफी मूवमेंट की। प्लस जो इस्लामिक इन्वेजन्स के टाइम जो वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, रेजिस्टेंस होगी, जहाँ पर भी इन्वेजन्स होंगे वहाँ पर रेजिस्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस वायलेंस में ही एंड करती है। तो वायलेंस को मेलो डाउन करने, हम वायलेंस को हावी ना होने दें या फिर वायलेंस करें ही नहीं, उसके लिए भी आपको एक सॉफ्ट अप्रोच की ज़रूरत होती है, एंड दैट वाज सूफी मूवमेंट। मुझे कमेंट्स में बताओ कोई भी 3 सूफी सेंट्स के नाम, और ये तीनों बहुत फेमस हैं। रेलवे स्टेशन इनके नाम पे है, सिटीज़ इनके नाम पे हैं, दरगाह हैं मेजर जो इनके नाम पे हैं, सो गो फॉर इट। नेक्स्ट, मराठाज। यस, इनफैक्ट 2023 में एक सिख किंगडम के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर मराठास पढ़ रहे हो तो एक बार साथ में सिख मिसल भी पढ़ लो। मिसल होते हैं, सिखी में मिसल हुआ करते हैं, वो पढ़ लेना। मॉडर्न इंडिया में 1857 राजस्थान, जो अपन ने राजस्थान का इंटीग्रेशन पढ़ा वहाँ से 1857 इज द सिपोय म्यूटिनी, राइट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वहाँ से शुरू करोगे और राजस्थान के इंटीग्रेशन तक पढ़ोगे। फोकस थोड़ा सा राजस्थान की तरफ ज़्यादा रखना है हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंपारण और बारदोली सत्याग्रह भूल जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोकल इफेक्ट या इम्पैक्ट रखने वाले लीडर्स थे उनका ध्यान ना रखो। लाला लाजपत राय से लेकर वीर सावरकर तक सब पढ़ना है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास में है राजस्थान ज्योग्राफी। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे, इजी, बिलीव मी बहुत इजी। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि पॉलिटी और हिस्ट्री तो फिर भी डिफिकल्ट पूछते हैं, ज्योग्राफी बहुत इजी पूछते हैं। ठीक है, हमें फैक्ट्स थोड़े एक्स्ट्रा ध्यान देने पड़ेंगे ज्योग्राफी में। राजस्थान फिजियोग्राफी से स्टार्ट करोगे, अरावली, थार वगैरह जो हाड़ौती रीजन के जो प्लेन्स हैं वो, पठार वगैरह जो है वो पूरा पढ़ोगे। रिवर्स एंड लेक्स, इसके बिना कुछ नहीं होता। सिर्फ रिवर्स ही नहीं, कैनाल्स, लेक्स, नेचुरल लेक्स हो चाहे मैनमेड वे लेक्स हो, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। सब कैनाल्स वगैरह हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। करंट अफेयर्स में से भी आते हैं क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में, ठीक है। और राजस्थान अगर है और पानी का क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्या ही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्लाइमेट। क्लाइमेट में मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, गो वॉच दैट। क्यों होते हैं, कब से कब तक होते हैं, क्या इनका इफेक्ट होता है, क्रॉप्स के ऊपर क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है, अगर नहीं होंगी मावट, सर्दियों की बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, एवरीथिंग। सो प्लीज कीप एन आई ऑन दैट। हाई रेलिवेंस मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि इसके ऊपर हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है अगर मॉनसून पे नहीं आता तो, और अगर मॉनसून पे आ जाता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। तो ये पानी इज इंपॉर्टेंट भैया राजस्थान के लिए। ओके, सॉइल्स के ऊपर 2023 में एक क्वेश्चन आया था और वो भी गलत था तो फिर कैंसिल हो गया। मैं सॉइल्स को इसलिए इंपॉर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि सॉइल्स के साथ में आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो। डायरेक्ट सॉइल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, एक आया हुआ है 2023 में और वो भी कैंसिल कर दिया था आरपीएससी ने बाद में। बट सॉइल्स के साथ में एग्रीकल्चर पढ़ोगे, क्रॉप्स पढ़ोगे, राइट। ये रही क्रॉप्स के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, 1 आवर का वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाओगे, क्रैश कोर्स देखोगे ज्योग्राफी का, और उसमें आई थिंक 5वें या 6ठे नंबर पे आपको क्रॉप्स मिल जाएंगी, है ना। थंबनेल पे बड़ा बड़ा क्रॉप्स ही लिखा हुआ है, 60 मिनट्स 60 क्रॉप्स, ठीक है। तो 1 घंटे में मैंने 60 क्रॉप्स कवर करी हैं, डू वॉच दैट। देन अपने पास में है मिनरल्स, यस, मिनरल्स के ऊपर, माइंस के ऊपर स्पेशली बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर साल, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फिक्स है और इजी क्वेश्चन होता है। जनरली मैंने नोटिस किया है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन होता है, मिनरल्स का नहीं, मैं माइंस की बात कर रही हूँ। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन होता है। प्लीज माइंस एंड मिनरल्स अच्छे से तैयार करना। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके लिए फिक्स हैं, इजी हैं। या तो सिर्फ नेम्स पूछेंगे, ओनर्स पूछेंगे, कब स्टार्ट हुई थी, कौन से माइंस निकलते हैं, कौन उनको रेगुलेट करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देन वी हैव पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन जनरली ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाता है या फिर एससी पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाता है। हाईएस्ट, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इन डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करो जहाँ पर एससी पॉपुलेशन मिलती है। नोटिस करोगे एससी पॉपुलेशन जनरली राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है वहाँ पर मिलते हैं। एससीज वहाँ पर क्यों होते हैं, वहाँ पर कोई दूसरी पॉपुलेशन का परसेंटेज कम क्यों है, इसके पीछे छुपी है एक कहानी, और वो कहानी क्या है, 1947 से है। हमारा जब पार्टीशन हुआ तो ऐसा नहीं था कि पार्टीशन किसी लीडर को बस कुछ मन कर गया और बोल दिया कि पार्टीशन कर दो, और अंग्रेज़ों ने शाम को लाइन खींच दी और 2 दिन बाद से बस लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं हुआ था। पार्टीशन बहुत ही पॉलिटिकल स्टेप था जो कि 1800 से ही स्टार्ट हो गया था, राइट। जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भाषण वगैरह दिया था, पेपर्स लिखे थे, तब से 2 नेशन थ्योरी एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, सोशल रियलिटी बन चुकी थी। तो 2 नेशन थ्योरी जो है, जो सोशल रियलिटी जो थी उस टाइम की, वो ये था कि लोगों को ये एक सेट हो गया था माइंड में कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, दूसरों ने बोला हम इनके साथ नहीं रह सकते। इन्होंने क्या किया, हम अपना अपना अलग अलग हो जाएंगे, जैसे घर में बंटवारा हो जाता है, परिवारों में बंटवारा हो जाता है, उस तरह से हुआ। इसके साथ में एक दूसरा पॉइंट हो गया, जो लोग सक्षम थे, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को समझते थे, थोड़े रिच थे, उन लोगों ने बहुत जल्दी इस चीज़ को भांप लिया कि ये एक अल्टीमेट रियलिटी है, इट इज़ इनएविटेबल, ये होगा ही होगा। तो हम पहले ही अपने इलाके में अपने लोगों के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो रिच मुस्लिम्स थे यूपी वगैरह के, जो सेंट्रल इंडिया के, मुंबई के, गुजरात के, इवन राजस्थान पंजाब के जो रिच मुस्लिम्स थे, वो 1947 14 अगस्त से पहले ही शिफ्ट हो गए। और जो रिच हिंदूज और सिख्स थे वो भी पाकिस्तान से निकल के पहले ही 14 अगस्त 1947 से पहले ही शिफ्ट हो गए। कुछ लोग तो कई साल पहले शिफ्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल द कपूर फैमिली ऑफ बॉलीवुड, वो हमेशा बोलते हैं ना कि नहीं वी आर फ्रॉम द पेशावर, तो तुम पेशावर के हो क्या? नहीं, आपकी एंसेस्ट्री थी तो आप यहाँ पर पहले ही आ गए। दे वर रिच पीपल, राइट। प्रॉब्लम किसके साथ हुई? प्रॉब्लम उन गरीब लोगों के साथ हुई जो या तो लैंडलेस थे, लेबरर्स थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, या फिर उस सोसाइटी के उस तबके के लोग थे जो जनरली इन कांटेक्ट नहीं आते, जिनके साथ में जनरली कोट अनकोट अनटचेबल बिहेवियर दिखाया जाता था। एक दिन बस अनाउंसमेंट हो गया कि तुम यहाँ से निकलो, और वो अपना सामान उठा के जाने लगे। उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा वायलेंस भी हुआ था। वो उठे, शिफ्ट होने के लिए आ गए,
और जब शिफ्ट हो रहे थे तो इतना बॉर्डर के ऊपर इतना वायलेंस हुआ, एलओसी पे इतना वायलेंस हुआ कि दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने बोला कि जो जहाँ है भैया वहीं रुक जाओ, बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना खून खराबा नहीं होना चाहिए। इट इज़ सेड कि मिलियंस में लोगों की डेथ मिलियंस में लोगों की डेथ हुई थी। तो जो जहाँ है वो वहीं रुक जाओ। इसीलिए आपको मिलेगा कि एससी पॉपुलेशन, जो जनरली लोअर तबका माना जाता था हिंदू समाज में, आपको पाकिस्तान में भी सिंध के इलाके में बहुत ज़्यादा एससी पॉपुलेशन मिलेगी, जहाँ पर एक्चुअली हिंदू पॉपुलेशन है भी। और आपको राजस्थान में भी बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, इन एरियाज में ज़्यादा मिलेगा। इनफैक्ट श्रीगंगानगर तक भी जाओगे आपको जनरली एससी पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। रेस्ट ऑफ द हिंदूज आर ऑल्सो देयर, बट एससी का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा है। इसी तरीके से आप एसटी पॉपुलेशन को भी नोटिस कर सकते हो। जनरली हम क्या समाज में क्या बोला जाता है, मतलब रोजमर्रा की भाषा में क्या बोलते हैं कि ट्राइबल लोग जंगल में रहते हैं। यानी कि ट्राइबल बेल्ट जो है, यानी कि जो ट्राइबल कैटेगरी में फॉल करने वाली कास्ट्स हैं, वो जनरली फॉरेस्ट डिपेंडेंट होती हैं। इसी सेंटेंस को थोड़ा तमीज से बोलेंगे हम, फॉरेस्ट डिपेंडेंट होती हैं। फॉरेस्ट कहाँ है राजस्थान में? सदर्न अरावली रेंजेस में है, या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है अरावली की उन एरियाज में है। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि एसटी पॉपुलेशन आपको सदर्न राजस्थान में ज़्यादा मिलेगी, राइट। और ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है अरावलीज पे, उस बेल्ट में ज़्यादा मिलेगी। सेम थिंग, एससी पॉपुलेशन बॉर्डर पे, एसटी पॉपुलेशन सदर्न बेल्ट पे। ओके, तो ये लर्न करने के तरीके होते हैं। ये रही आपकी ट्राइब्स, भील गैरासिया। अब ये ट्राइब्स सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये ट्राइब्स पॉपुलेशन के बेसिस पे ही नहीं, इस बेसिस पे भी पूछी जाती हैं कि इनके क्या फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं। आपका राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी जुड़ता है, आपका राजस्थान का ज्योग्राफी भी जुड़ता है, ठीक है। फिर है आपके टूरिज्म स्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन और टूरिज्म स्पॉट्स, ये तीनों चीज़ें करंट अफेयर्स के बेसिस पे पूछी जाती हैं। मतलब इसमें और क्या बोलूँ। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। मेजर फिजिकल फीचर्स वर्ल्ड और इंडिया के, रिवर्स लेक्स, ऑब्वियसली आरएस का एग्जाम है। एग्रीकल्चर, टाइप्स एंड क्रॉप्स, अगेन यहाँ पर सॉइल मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि सॉइल का क्वेश्चन नहीं आया। ओके, इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्ल्ड और इंडिया के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राइन रीजन की बात करूँ तो कहाँ पर है दुनिया में, कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में है, और वो किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। चलो मैं क्यों बताऊँ, लिखो कमेंट्स में। ओके, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसमें कि ये सब कुछ आता है, और ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही सब कुछ आपको राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन या फिर एफॉरेस्टेशन, दोनों आपको आने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन भी आपको आना चाहिए, और क्लाइमेट चेंज का राजस्थान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो भी आना चाहिए। ये आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि यही चीज़ें मेंस में भी सेम रिपीट होती हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉलिटी एंड गवर्नेंस। मुझे लगता है कि आरपीएससी को कुछ पर्सनल खुन्नस है कैंडिडेट्स से, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस के, स्पेशली राजस्थान के, पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं, बाय गॉड इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। पढ़ के ना एक बार तो यूँ लगता है कि ये सुना भी है कि मैंने कभी नाम, बट एनीवे, डिफिकल्ट हो चाहे ईजी हो, हमें प्रिपेयर करना ही है। ये ईजी होता है जो इंडियन पोर्शन होता है, राजस्थान वाला पोर्शन थोड़ा सा डाइसी होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको उसी तरीके से प्रिपेयर करोगे। यही टॉपिक्स हैं, वन क्वेश्चन बनता है। फंडामेंटल राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपीएससी के लिए बात करूँ तो जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं यूपीएससी के लिए कोच करती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ भैया पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर 100% क्वेश्चन है, वो ईजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, वो तुम्हारी किस्मत। और हर साल फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया ही है, 100%, और हमेशा आएगा। डीपीएसपी सेम स्टोरी। फंडामेंटल ड्यूटीज चाहे किसी और क्वेश्चन के साथ में मर्ज करके पूछा जाए ऑप्शंस में, बट यस दे विल आस्क इट, पूछते हैं, क्योंकि आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, जो आपका गवर्नेंस का जो पूरा का पूरा एक तंत्र है, वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। डीपीएसपी के लिए तो सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला था बी आर अम्बेडकर ने, तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी चीज़ को अंतरात्मा बताया है संविधान का, तो वो उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, राइट। ओके, राजस्थान का आप देख सकते हैं, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दैट। अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देन वी हैव इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी से इजी क्वेश्चंस आते हैं, और बल्क क्वेश्चंस होते हैं आपके बजट से, इंडाइसेस से, और मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे नहीं लिखा, तो इकोनॉमिक सर्वे से बल्क ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्शंस में ये नहीं पूछेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट, इकोनॉमिक रिव्यू, क्या मैंने यहाँ लिखा है? अगर मैंने नहीं लिखा है तो आई एम सॉरी। इकोनॉमिक रिव्यू 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से,
इकोनॉमी में 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 6 क्वेश्चंस मैंने आपको इन 4 नामों से ही बता दिए, ये यहाँ से ही आएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, जो हमारी जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, पीएलआई रिफॉर्म्स आए, उसके बाद में सर्विस सेक्टर में कुछ न्यूज़ आई है, कोई नया, अच्छा ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कमेंट्स में, हमारी टोटल जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कितना % कंट्रीब्यूशन है? ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान के लिए सेम चीज, थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस दो वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, और राजस्थान को पता नहीं क्यों आज भी लेकिन कैटेगराइज किया जाता है बीमारू राज्य के उसमें हेडर में। तो ध्यान दो कि क्या वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट ने कुछ नया अनाउंस किया है, कोई नई पॉलिसी आई है, कोई नया कैंपेन चलाया जा रहा है, किसने कोई कैंपेन लॉन्च किया है, राइट, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव साइंस एंड टेक, बहुत ही ईजी और बहुत ही डीलेबल क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं अगर डिफेंस वगैरह के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं तो, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस में रहता है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके होते हैं, वो थोड़ा मैं मानती हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप उसको पढ़ोगे, आप उसको लर्न करोगे और आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। ईजी क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के उससे सेक्शन से। देखते हैं एवरीडे साइंस, यस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड स्पोर्ट्स, जिसमें रिसेंट इंडिया के जो भी अचीवमेंट्स रहे हैं वो पूछे जाएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह है, चंद्रयान है, और चंद्रयान ही नहीं सिर्फ, इनफैक्ट जो मार्स रोवर है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक, नैनोटेक, ये सब। अब ये सब कुछ ट्रेंडिंग है, मतलब मैं इसको बता भी दूं, मैम इसका बल्क कहाँ से मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल लूसेंट की अगर आप बुक ले आओगे तो अच्छा बल्क मिल जाएगा, उसमें आपको इन सब की थियोरी भी मिल जाएंगी, मटेरियल भी मिल जाएगा, और अगर लेटेस्ट एडिशन लाओगे तो थोड़े बहुत करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन साइंस को जनरली अपने आप को टेस्ट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टेस्ट सीरीज लो, थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करो खूब, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस चीज़ के, एक एलआर पे क्वेश्चन आएगा, एक वेन डायग्राम्स पे क्वेश्चन आएगा, एक स्पीड टाइम डिस्टेंस इन पे आएगा, एक वॉल्यूम एरिया पेरीमीटर इन पे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट पे आएगा, एक क्वेश्चन रिलेशंस पे आएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्शंस पे आएगा। मतलब 20 क्वेश्चंस हैं, 20 टॉपिक्स हैं, एग्जैक्टली वैसे ही डिवाइड होते हैं। प्रिपेयर करो, खूब प्रैक्टिस करो, रोज़ के 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करो, खूब टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आरएस ओनली पे अवेलेबल हैं, कॉल करो, खूब टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठाओ, खूब बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करो, ये 20 क्वेश्चंस मत छोड़ो। मैं पर्सनली फील करती हूँ कि अभी भी अगर रोज के 10-15 क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे ना, तो 6 दिसंबर को 18 क्वेश्चंस आप सॉल्व भी करोगे और आपके सही भी होंगे। कितने में से? 20 में से। तो ये मजाक में नहीं छोड़ना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजिली मैनेज करने वाला टॉपिक है, यहाँ पर आपको बल्क ऑफ सिलेबस कवर नहीं करना, राइट। ओके, सो मेरी तरफ से ये है, जिसमें मैं बता दूं, एक क्लास में करंट अफेयर्स का सिर्फ इसीलिए लेकर आई हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस वैरायटी में पढ़ा जाता है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब कि यही आएगा, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स में हम थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, नेशनल करंट अफेयर्स में कोई मेजर स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं, बजट वगैरह पढ़ लो, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हैं, कोई नई समिट हुई थी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में COP30 हुई थी, कहाँ हुई थी मुझे कॉमेंट्स में बताओ। तो ये एक समिट थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में आता है, क्लाइमेट चेंज के लिए करते हैं इस समिट को, बहुत बड़ी समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी बताओ मुझे कमेंट्स में, ठीक है। मोदी जी नहीं गए थे, कोई और गए थे, वो भी बताओ मुझे कमेंट्स में, राइट। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक के कोई हमारे मिशंस हैं जिसमें स्पेस मिशंस वगैरह जा रहे हैं, कोई अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। अब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में हमेशा अवार्ड्स का ध्यान रखना, अवार्ड्स में ये अवार्ड्स और ये अवार्ड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, और अगर उसके किए के बेसिस पे उनको कोई अवार्ड मिला है तो डबल इंपॉर्टेंट हो गए वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल पद्म विभूषण वगैरह सब मिल गए हैं, पद्मश्री वगैरह सब मिल गए हैं, थोड़ा लिस्ट बनाओ और थोड़ा उसको रट मारो, और उसमें आपको पता है, नाम पढ़ के पता चल जाएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट लग रहा है इंसान, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लो। वो आपका चाहे कितना ही मन हो, वो नहीं पूछेंगे आर माधवन के बारे में, ठीक है, लेकिन वो यादव पेयांग के बारे में पूछ सकते हैं। कौन है ये? पद्मश्री मिला हुआ है इनको, ठीक है। एनीवे, आगे चल, 2015 में मिला था बाय द वे, और हाँ तब के भी रेलिवेंट हैं क्योंकि ये न्यूज़ में आती हैं चीज़ें। राजस्थान स्पेसिफिक, इसमें भी अपन सेम बात कर सकते हैं, सेम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन जो एक्ट है
इसको अलग से मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अलग से ही देख लेना। कोई नए लॉ वगैरह पास होते हैं, कोई नया एक्ट वगैरह बनता है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस रखता है, उसी बेसिस पे इसको अपन को पढ़ाई करनी है। आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई आपको लगता है कि मैम ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है प्रिपरेशन को लेके, या फिर कुछ भी टेस्ट सीरीज़ को लेके, बुक्स कहाँ से मिलेंगी मैम, जो भी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो और आपको बुक्स का नहीं पता तो मार्केट में नहीं मिल रही हैं, मैंने बहुत ढूंढी हुई हैं। उसके बाद में आर एस ओनली ने खुद की बुक्स बनाई हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में एक आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उस पर क्लिक करो, फिल करो, उसको सबमिट कर दो और आपकी फ्री काउंसलिंग हो जाएगी। वरना एक फ़ोन नंबर दिख रहा है, उसकी भी आप मदद ले सकते हो। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड टेल मी, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं क्लास के दौरान सबका आंसर लिखना, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।